गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज देखेंगे फोर्सेज एंड फोर्सेज सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज Q and 2Q at a point P at an angle 90 degree to each other is 40 Newton. The value of Q is। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना। देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, बड़े ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। देखो गिवन में है, इधर लिखो गिवन टू फोर्सेज हैं, मतलब फर्स्ट फोर्स P है और सेकंड Q है, ठीक है। P इक्वल टू उसने दे दिया Q के है एंड Q इक्वल टू क्या दे दिया 2Q के है। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि आप देखो जब आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था उसमें PQ फोर्स ही लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे भी PQ ही ले लिया, ठीक है। P इक्वल टू उसने Q दे दिया और Q इक्वल टू 2Q दे दिया, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, यानी कि जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और जो उसने देखो रिजल्टेंट क्या दे दिया, रिजल्टेंट दे दिया 40 न्यूटन, मतलब R की वैल्यू है वो कितनी है 40 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब उसने बोल दिया दी वैल्यू ऑफ Q फाइंड आउट कर दो, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब ये बताओ, आपने एक रिजल्टेंट फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या किया था, R इक्वल टू रूट ऑफ P का होल स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद करो, यही था रिजल्टेंट का, ठीक है। बस सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में रिजल्टेंट गिवन है क्या 40R, आपने लिख लिया 40R, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है। अब देखो P की वैल्यू कितनी है Q का होल स्क्वायर हो गया, Q की वैल्यू कितनी है 2Q का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 2PQ कोस थीटा, कोस 90 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर दो, अब सॉल्व भी तो करना, 40R हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि जब कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा Q का होल स्क्वायर प्लस 2Q का होल स्क्वायर, ये वाला बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 40R इक्वल टू रूट ऑफ, अब देखो यहाँ लिख सकते हैं Q का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 जब 4Q का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो 4 1 5, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 40R इक्वल टू रूट ऑफ 5, इधर देखो 5Q स्क्वायर आ गया, इसको Q स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अब देखो Q को आप बाहर ले सकते हो तो 40R इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q को बाहर ले लो रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 40 डिवाइड बाई रूट 5, ठीक है, और इंटू R, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 40 इंटू रूट 5 का ऊपर इंटू करो, रूट 5 का नीचे इंटू करो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। R तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू, अब देखो 40 रूट 5 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, देखो 5 से कैंसिल कर दो 8, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 रूट 5 R, ठीक है जी, हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या हो गई 8 रूट 5 R, और किस में आएगी न्यूटन में। आप कोई ऑप्शन चेक कर लो आप, 8 रूट 5 R न्यूटन, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे। आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है, क्या, R इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेज इज 0 डिग्री देयर रिजल्टेंट विल बी। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या गिवन किया है, इक्वल फोर्स है, मतलब P इक्वल टू Q दे दिया, ठीक है, और एंगल कितना है थीटा की वैल्यू दे दी 0 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला था, अभी अपन ने लिखा था क्या, R इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, 2PQ कोस थीटा, यही है सिंपल सा फॉर्मूला।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो आर इक्वल टू, अब पी और क्यू तो बराबर दे दी उसने, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं पी का होल स्क्वायर, क्यू के यहाँ भी पी ही लिख सकते हैं, पी का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 2pq cos 0। अब ये बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, देखो पी स्क्वायर प्लस 2p। अब देखो क्यू के यहाँ भी p लिख सकते हैं, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, यहीं कर लेते हैं। देखो यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर, इधर देखो पी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो 2p स्क्वायर पी स्क्वायर यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 बाहर आ सकता है 4p स्क्वायर में, देखो 2 बाहर आएगा, 4 से 2 बाहर और p स्क्वायर से p, यानी कि जो रिजल्टेंट आ गया वो 2p के बराबर आ जाएगा। कोई ऑप्शन है का, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट वाला काम ही नहीं है। आपको एक ही फॉर्मूला याद करना रिजल्टेंट का, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, if two concurrent force P and Q having an angle alpha between them, then the direction of their resultant defined by angle theta with reference to the direction of P is given by tan theta which is equal to। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले टू कनकरेंट फोर्स P एंड Q है, एंड एंगल क्या है उनके बीच, एल्फा है। अब देखो इसको, देखो आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस पढ़ा था। अब देखो ये उसका डायग्राम है, देखो P एंड Q टू कनकरेंट फोर्स हो गए, दोनों के बीच एंगल क्या बना दिया, एल्फा। देखो क्वेश्चन जैसा बोला है वैसे ही करना है, ठीक है। फिर उसने बोला देन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट डिफाइंड बाई, मतलब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो किससे डिफाइन कर रहा है, एंगल थीटा से, विद रेफरेंस टू डायरेक्शन ऑफ P, मतलब किसके डायरेक्शन में, P के डायरेक्शन में, ठीक है। किसके रेफरेंस में ले रहा है, विद रेफरेंस टू डायरेक्शन ऑफ P। अब देखो आपने क्या किया, इसको देखो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो इधर देखो ये हो गया, देखो ये रिजल्टेंट हो गया, इसका जो डायरेक्शन है किससे, थीटा से अपन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो जब चीज़ें समझ में आ गई तो tan थीटा की वैल्यू उसने कहा फाइंड आउट कर दो। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो इधर tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। देखो इस पे Q फोर्स लग रहा है तो इसमें भी Q फोर्स लगेगा, इसमें P फोर्स लग रहा है तो इसमें भी P फोर्स लगेगा। ये वाला एंगल एल्फा है तो ये वाला भी एंगल एल्फा होगा। अब यहाँ से अपन को क्या चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, BD, देखो परपेंडिकुलर BD है और डिवाइड बाई बेस क्या हो जाएगा, O से D तक OD, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, BD डिवाइड बाई OD क्या हो जाएगा, OA प्लस AD, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा इक्वल टू अब BD कैसे फाइंड आउट करेगा, BD सबसे पहले फाइंड आउट करो। देखो आपको मालूम है यदि आपको BD फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखो इस वाले इन ट्राइंगल, इधर देखो इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, ADB ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं साइन एल्फा की वैल्यू निकालूँ तो साइन एल्फा क्या होता था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर BD है और हाइपोटेनियस क्या है, देखो Q है तो Q हो गया, यानी कि BD की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट आपने कर ली, क्या Q साइन एल्फा हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब AD की भी फाइंड आउट कर लो। देखो AD की फाइंड आउट कर लेंगे तो AD इक्वल टू कैसे आएगा, देखो AD के लिए यदि मैं cos एल्फा देखूँ, देखो cos एल्फा इक्वल टू क्या होता है, cos एल्फा क्या होता था, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा AD और हाइपोटेनियस क्या है, Q है। यानी कि यहाँ से यदि मैं AD की वैल्यू देखूँ तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q cos एल्फा, Q cos एल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ BD की वैल्यू, देखो BD की वैल्यू लिख दी अपन ने जो की थे, ठीक है। BD डिवाइड बाई, या BD की वैल्यू पुट ही कर दो सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे देखो BD की वैल्यू कितनी है, Q साइन एल्फा डिवाइड बाई OA की वैल्यू कितनी है, देखो OA कितना P है, प्लस AD की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली Q cos एल्फा,
यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यू आ गई क्यू साइन एल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस एल्फा, यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं वो क्या हो गई क्यू साइन एल्फा डिवाइड में पी प्लस क्यू कॉस एल्फा, यही फाइंड आउट की। अब देख लो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन चेक करेंगे तो क्यू डिवाइड बाई साइन एल्फा पी प्लस ए इज द करेक्ट आंसर, ए ही आ गया। अब बताओ यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना है आपको, तो सिर्फ डायग्राम फिट कर लेना है माइंड में और आराम से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि देखो रटोगे तो भूल जाओगे। अब यहाँ से अपन ने सॉल्व कर लिया तो चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। नोट कर लेना इसको और एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लानर concurrent forces if summation of fx equal to -20 Newton and summation of fy equal to -20 Newton, then अब ऑप्शन में उसने दे दिया आर की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, यानी कि आपको रिजल्टेंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उसने समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है -20 न्यूटन और समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू कितनी गिवन है -20 न्यूटन। अब देखो यहाँ से यदि आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट के अंदर समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, बस एक सिंपल सा यही फॉर्मूला है, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखो यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है -20 का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ वाई का मतलब क्या है -20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 + 400, यही हो जाएगा। अब देखो 400 है। अब देखो यहाँ से यदि आप देखें तो 400 यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, इधर ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 1 + 1, यानी कि 400 बाहर आ जाएगा तो 20√2 ऐसे ही आ जाएगा 20√2, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू 20√2 आ गई। 20√2 आ गई तो ऑप्शन में देखो अब 20√2 आ गई, यानी कि माइनस रिजल्टेंट क्या है प्लस के 20√2, यानी कि या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला, यानी कि ए वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया और डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, मतलब बी और सी में से कोई आंसर होने वाला है। अब एल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एल्फा के लिए सिंपल सा tan एल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, बस ये वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। देखो tan एल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई कितना है, देखो वही दिया, दोनों की इक्वल है -20 न्यूटन, यानी कि देखो यहाँ -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 1 हो जाएगा। अब यदि देखें तो tan एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये बताओ 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan एल्फा इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 45, यानी कि एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी, यानी कि एल्फा की वैल्यू यदि 45 डिग्री है तो कोई ऑप्शन है क्या। अब देखो सी और बी में से कोई ऑप्शन आने वाला है, यानी कि एल्फा की वैल्यू 45 इसमें तो है नहीं, इसमें एल्फा की वैल्यू 45 है लेकिन रिजल्टेंट -20√2 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखो एल्फा की वैल्यू और देखो 45 किसी में और होती है, याद करो tan 45 1 होती है और tan 225 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इधर देखो, इधर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये आ गया, यानी कि tan एल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan 225, ठीक है, यानी कि एल्फा की वैल्यू 225 डिग्री भी हो जाएगी, यानी कि या तो एल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी या क्या हो जाएगी 225 डिग्री आएगी। अब देखो ऑप्शन में 225 डिग्री, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, क्योंकि देखना ऑप्शन जैसे ही आप देखोगे एल्फा की वैल्यू 45 आप इसमें टिक कर दोगे, क्योंकि आप सोचोगे माइनस से कुछ नहीं है, माइनस हो सकता है हमारा गलत आ गया होगा, आंसर यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है और उसमें डायरेक्शन कैसे आना उसको विद साइन के सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टाइप्स ऑफ फोर्सेज सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट
वन सिंगल पॉइंट इज नोन एज। देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोल दिया कि जो लाइन ऑफ एक्शन है डू नॉट मीट एट वन सिंगल पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से मीट नहीं कर रही है। इसका मीन्स क्या हो गया, यदि सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही होती तो उसको बोल देते थे कंकरेंट फोर्स, जब सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन कंकरेंट फोर्स। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है लेमीज थ्योरम स्टेट दैट इफ। अब देखो लेमीज थ्योरम क्या होती थी उसको बड़े ध्यान से देखो, देखो अपन ने पढ़ा था फिर भी देख लो एक बार और। ठीक है, इस टाइप के फोर्स होते थे, 3 फोर्स होते थे और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्ट करते थे। ठीक है, अब देखो 3 फोर्स हो गए, ए हो गए, ठीक है, ए हो गए, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, ये एल्फा हो गया, ठीक है, ये बीटा हो गया, ठीक है, और ये हो गया गामा। अब देखो लेमीज थ्योरम ने क्या बोला था, 3 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दी अदर 2 फोर्सेज। मतलब उसने बोला था जो ईच फोर्स, सपोज P है, ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेज। देखो P है, अब अदर फोर्स कितने हैं, Q और R है, उसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है, एल्फा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेज, यही हो जाएगा। यदि Q को देखूं तो Q क्या हो जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है, और जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन गामा। इसलिए अपन ने इसका एक P डिवाइड बाई साइन एल्फा इक्वल टू Q डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू R डिवाइड बाई साइन गामा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट यही बन गया था। तो देखो उसने यही क्वेश्चन में पूछा लेमीज थ्योरम क्या है, तो ठीक है 4 ऑप्शन दे दिए। देखो 4 ऑप्शन में A B C D में देखो C क्या है, 3 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेज। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लेमीज थ्योरम है। ठीक है, तो यदि आएगा तो क्वेश्चन कर देना। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी आते थे और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 7 है फॉर द फोर्स सिस्टम शोन बिलो द टेंशन T1 इन द रोप एज। इसमें क्या बोल दिया उसने, T1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, T1 की वैल्यू। अब देखो ये वाला उसने क्या दे दिया, एक फिगर दे दिया, ठीक है, या डायग्राम दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें उसने 3 फोर्सेस दे दिए, ठीक है, और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम। अब देखो लेमीज थ्योरम ने क्या बोला था, P डिवाइड बाई साइन एल्फा, यही बोला था। देखो P डिवाइड बाई साइन एल्फा इक्वल टू Q डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई साइन गामा। इस फॉर्म में था। अब देखो ये T1 T2 के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। देखो P के जगह आपने मान लिया T1 डिवाइड बाई साइन। अब एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखो T1 इसको माला अदर 2 फोर्स के बीच कितना एंगल बन रहा है, 120 हो गया। ठीक है, Q मान लिया T2 डिवाइड बाई साइन बीटा क्या हो जाएगा, T2 ये अदर 2 फोर्स में 120। ठीक है, और R डिवाइड बाई, अब देखो R किसको, R मान लिया अपन ने 1000 को। ठीक है, तो R की जगह लिखो 1000 डिवाइड में साइन गामा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला 1000 अदर 2 फोर्स का T1 T2 के बीच 120। हालांकि यहाँ पे देखो 120 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि अदर दूसरे एंगल आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको T1 की वैल्यू चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या, इसको सॉल्व कर ले, किसी को भी सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी ले लो। ठीक है, देखो इधर देखो T1 डिवाइड बाई साइन 120 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई साइन 120 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई साइन 120, यही है। ठीक है, अब अपन को T1 की वैल्यू चाहिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाई साइन 120 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई साइन 120, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 न्यूटन। ठीक है, तो T1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 1000 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि लेमीज थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो कर लोगे। देखो 1000, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यदि डायरेक्ट देखें तो T1 T2 ही 1000 होने वाला, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो सबके एंगल बराबर है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट 120 कट जाएगा, तो T1 T2
P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, यानी कि सबकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 फोर्सेज P, Q and R keep in equilibrium, the angle between P and Q is 90 degree and R is acting vertically downward, then magnitude of forces R and Q respectively in term of P will be। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो उसने 3 फोर्स दिए और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिए। ठीक है, तो 3 फोर्स हैं P, Q, R और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिख लिए। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या उसने बोला है कि P और Q के बीच कितना 90 डिग्री है, यानी कि एंगल P एंड Q के बीच कितना 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। R इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो R अपना वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स R एंड Q रिस्पेक्टिवली इन टर्म ऑफ P, मतलब आपको R एंड Q की वैल्यू चाहिए और किसके टर्म में चाहिए, P के टर्म में, इन टर्म ऑफ P के टर्म में चाहिए, इन टर्म ऑफ P। ठीक है, यानी क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो P एंड Q के बीच तो एंगल निकाल लिया, बाकी आपको और भी तो निकालना पड़ेगा। P एंड R के बीच में एंगल चाहिए और Q एंड R के बीच में, तब को आप लेमीज थ्योरम अप्लाई कर पाओगे। अब देखो कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको बड़े ध्यान से देखो, ये बताओ मुझे, यदि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, डाउट नहीं है। अब देखो जब 90 डिग्री हो गया और ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, यदि देखो इस वाली लाइन को भी थोड़ा बढ़ा दूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो इस वाली लाइन को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ा दिया। अब चीज़ें बिल्कुल समझना। ठीक है, एंगल निकालना सीखो, कैसे निकालोगे। देखो ये 90 डिग्री। अब मेरे को एक बताओ कि पूरी वैल्यू जो होती है, ऐसे देखो वन लाइन की जो वैल्यू होती है इस वाली लाइन की तो कितनी होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। यही चीज़ है, 180 डिग्री होती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है 90 डिग्री है, यानी कि इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला 45 डिग्री हो गया, ये वाला 45 डिग्री हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी कि जब ये वाला 45 होगा, ये 90 डिग्री होगा, टोटल कितना 180 डिग्री। तो 180 में से देखना ध्यान से 45, ठीक है, और प्लस 90 डिग्री यदि मैं लेस कर दूं तो टोटल यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कितना बचेगा 45 डिग्री। देखो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि जो यहाँ की वैल्यू आ गई इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी हो गई 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो कलर चेंज करते हैं। अब देखो यानी कि यदि आप देखें P और R तक की ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 + 45 135 डिग्री। ठीक है, देखो P और R तक की देखें, ये तो Q और R के बीच हो गई। P और R की देखें तो 90 + 45 135 ये हो गई। ठीक है, तो एंगल समझ में आ गए। इतनी चीज़ समझ गए। यदि एंगल फाइंड आउट करने को आते हैं तो आ गए। यानी कि अब आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपन लेमीज थ्योरम। अब देखो अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, ठीक है, लेमीज थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेमीज थ्योरम क्या है, P/sin अल्फा = Q/sin बीटा = क्या हो जाएगा R/sin गामा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू कितनी, P तो जो कहते हैं, देखो P/sin अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको मान लो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और Q/sin बीटा यानी कि ये बीटा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी गामा हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गई। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, इसमें आंसर लाओ बढ़िया तरीके से। देखो P/sin अल्फा मतलब 135, ठीक है, बढ़िया तरीके से देखो इसको 135। Q/sin यहाँ क्या हो जाएगा 135 और R/sin गामा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो और आंसर लाओ। ठीक है, अब यदि इसको सॉल्व करेंगे, देखो यदि हम इसमें देखें, देखो
दोनों को सॉल्व कर दें, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो देखना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल टू Q आ गया। यानी कि देखना बिल्कुल ध्यान से देखना, उसने R और Q की वैल्यू चाहिए और किसके P के टर्म में चाहिए, मतलब Q की वैल्यू तो कितनी आ गई, Q की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली P, यानी कि Q की वैल्यू P आ गई, यानी कि Q की वैल्यू मतलब सेकंड ऑप्शन Q की वैल्यू P, यानी कि आंसर तो D हो गया, D इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो Q की वैल्यू P एक ही ऑप्शन में दिख रही है, बाकी में तो √2P है नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, यानी कि यहाँ से आपने आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, यदि ऑप्शन वाला आएगा तो क्लियर कर दोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन जो R की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लो। देखो R की वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वाले और लास्ट टर्म को ले लो। देखो P डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा sin 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा R sin 90 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करें, P डिवाइड बाई, इधर देखो P डिवाइड बाई, अब जो sin 135 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो sin 135 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी P√2। देखो R की वैल्यू जो ऊपर चला जाएगा तो R की वैल्यू P√2 आ जाएगी, यानी कि R की जो वैल्यू आने वाली वो P√2 आ गई। D इज़ द करेक्ट आंसर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, मेन था आपका ये, मैंने आपको बता दिए एंगल निकालना कैसे है, कहाँ से कैसे निकालोगे, ये चीज़ें समझ गए। मतलब आपने यदि एंगल निकाल लिए तो आप क्या लेमिस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और वैसे आंसर तो पहले ही आ गया था क्योंकि P इक्वल टू Q आ गया था, लेकिन अपन को R की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी थी, तो R की इस टाइप से कर ली। चीज़ें समझ में आ गई। पहले अपन ने फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिया, फिर फर्स्ट और थर्ड टर्म को ले लिया और बढ़िया इसको सॉल्व कर दिया। इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 कोलिनियर फोर्सेज P एंड Q विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो उसने बोल दिया आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स और कितने 2 कोलिनियर फोर्स है, यानी कि P एंड Q है वो कैसे है 2 कोलिनियर है और अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे कोलिनियर फोर्स यही होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया, रिजल्टेंट बता दो। रिजल्टेंट क्या हो जाए, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल इसको याद कर लेना। ये हो गया आपका, देखो इधर कलर चेंज करके लिखते हैं। देखो ये हो गया आपका किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन में, और ये किस में हो गया, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो बस देख लो ऑप्शन में क्या है, उसने अपोजिट वाला पूछा है तो क्या B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। आज का लास्ट क्वेश्चन है, a force of magnitude 5 Newton moves through a distance of 4 mm in direction inclined at 60 degree to the direction of forces, the magnitude of the work done by the forces। देखो यदि आपका क्वेश्चन वर्क डन वाला आता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया याद कर लो। देखो यदि वर्क डन का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है, W इक्वल टू FD cos थीटा। बस कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, आप इस टाइप के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखो वर्क डन चाहिए यानी कि W चाहिए, F की वैल्यू कितनी है, देखो F क्वेश्चन यहाँ देख लो, F इक्वल टू 5 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है, और जो डिस्टेंस है D इक्वल टू कितना 4 mm है। बस वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 4 है, एंड cos थीटा, थीटा की वैल्यू भी गिवन है कितना 60 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 4 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 2 2 जा 4, यानी कि W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन mm। ठीक है, तो W की वैल्यू 10 न्यूटन mm आ गई, यानी कि कोई ऑप्शन है क्या, C इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से नोट कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर देना। ठीक है, यदि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।